हेलो, माय नेम इज़ सीए करण शाह। मैं आज आपको जीएसटी के बारे में कुछ थोड़ा सा बताने आया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने इंडिया में टू टाइप्स के टैक्स है। फर्स्ट इज इनडायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड इज डायरेक्ट टैक्स। मतलब डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स यहाँ के इनकम टैक्स। इसको डायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं? और इसको डायरेक्ट टैक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंडिया में इनकम टैक्स में क्या होता है कि आपने मान लीजिए 10 लाख की इनकम कमाई और उसमें से 3 लाख का डिडक्शन हो गया, कि एटीसी हो गया, एटीडी हो गया, उसमें आपको डिडक्शन हो गया, आपको 7 लाख पे टैक्स भरना है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कौन भरेगा, कि क्यों भरेगा, कि किस पे भरेगा। आपकी इनकम हुई, उस पर जितना टैक्स बनता है वो आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। बट इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसको इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं? तो वो आप डायरेक्टली नहीं पे करते गवर्नमेंट को। मान लीजिए मैं ये पेन खरीदने गया, ये पेन मेरे को 100 रुपये में पड़ी। 100 रुपये प्लस उस पर 18% टैक्स लग गया, तो मेरे को इस पेन का 100 रुपये नहीं, 118 रुपये पे करने पड़ेंगे। यानी कि जो 18 रुपये है ये है जीएसटी। वो 18 रुपये मैं शॉपकीपर को दूंगा और शॉपकीपर आगे गवर्नमेंट को दे देगा। इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा नहीं है कि आपकी इनकम कितनी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम आपने कंज्यूम किया गुड्स, और कंज्यूम किया, आपने गुड्स कंज्यूम किया तो उस पर आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा। इसलिए जीएसटी को कंजम्पशन बेस्ड टैक्स कहते हैं। तो ये बात हो गई जीएसटी की। आज जीएसटी किस पे लगता है? जो गुड्स और सर्विसेज होता है उस पे लगता है। तो गुड्स और सर्विसेज में क्या आएगा, उसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं गुड्स। जो जो चीज़ गुड्स और सर्विस होगी उस पर जीएसटी लगेगा। तो आपको फर्स्ट चेक करना है कि जो मैं चीज़ ले रहा हूँ, आज मैं पेन ले रहा हूँ, तो ये गुड्स में आता है कि नहीं। ये अगर गुड्स में नहीं आएगा तो मेरे को जीएसटी क्यों भरना? जो गुड्स और सर्विस में आएगा उसी पे हम जीएसटी भरेंगे। तो फर्स्ट चेक पॉइंट है गुड्स और सर्विस होना चाहिए। तो गुड्स में क्या आता है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मूवेबल प्रॉपर्टी। यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी अभी के लिए गुड्स से बाहर है। आगे पता नहीं सर्विस में आएगा कि नहीं, वो हम बाद में देखेंगे। बट यहाँ पे गुड्स की डेफिनेशन में लिखा है ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ से भी दो चीज़ें एक्सक्लूड कर दी है। फर्स्ट मनी एंड सेकंड इज सिक्योरिटी। आपने कभी सोचा है कि मनी को क्यों निकाल दिया? उसका एक रीज़न है। मान लीजिए यहाँ पे मिस्टर ए जो है सेलर ऑफ मोबाइल, मोबाइल बेचता है, ठीक है। और यहाँ पे मिस्टर जेड जो बायर है, जो मोबाइल खरीदना चाहता है। तो मिस्टर बी को मोबाइल देंगे और मिस्टर ए को रुपीस देंगे, यानी कि मनी देंगे। अगर मनी को आज गुड्स में इंक्लूड कर दिया तो क्या होगा? आप बोलेंगे कि मिस्टर ए ने मोबाइल सेल किया या मिस्टर जेड ने मनी सेल किया। दोनों ही गुड्स है तो कुछ भी सेल हो सकता है। तो किसी एक चीज़ को तो मीडियम बनाना पड़ेगा ना, वो मीडियम है मनी। इसलिए मनी को आउटसाइड रखा जीएसटी के पर्व्यू से। यानी दोनों गुड्स हो जाता है, मोबाइल भी गुड्स हो जाता और मनी भी गुड्स हो जाती। तो दोनों में से सप्लायर कौन, सेलर कौन? तो इसलिए मनी को एक्सक्लूड किया है कि ये जीएसटी में नहीं आएंगे। बाकी सारे जो गुड्स है वो जीएसटी में आ जाएंगे। तो मनी को हम जीएसटी में से एक्सक्लूड कर दिया और ऐसे ही सिक्योरिटीज को भी जीएसटी में से एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। और थोड़ा सा स्पेसिफिक बताया कि ये चीज़ें जो डाउटफुल थी, इसलिए उन लोगों ने डेफिनेशन में डायरेक्टली लिख दिया कि यहाँ ये चीज़ें इंक्लूड है। ये डेफिनेशन इंक्लूसिव नहीं है, ये डेफिनेशन एग्जॉस्टिव है, ठीक है। फर्स्ट इज एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम्स यानी कि डेट। मान लीजिए मैंने आपको बोला कि मैं आपको 50,000 रुपये दूंगा किसी बात के। मान लीजिए आपने मेरे को ये लैपटॉप सेल किया और मैं आपको बोला कि मैं आपको फ्यूचर में 2 महीने बाद 50,000 रुपये दूंगा। तो ये आपको डेट हो गई, मेरे लिए वो डेट हो गई कि मेरे को आपको 50,000 रुपये देने के हैं।
ठीक है, तो वो चीज़ बोला है गवर्नमेंट ने कि वो इंक्लूड होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है कि किसी व्यक्ति के ऑफ हो जाने के बाद इंश्योरेंस कंपनी उनको पैसे देती है उनके परिवार को, इसको बोलते हैं LIC। तो LIC भी वन टाइप ऑफ डेट ही है। तो इस ऐसी डेट्स को गवर्नमेंट ने बोला है कि यहाँ ये गुड्स है, आप जब इसको बेचोगे तो ये GST के पर्व में आएगा। फिर क्रॉप्स क्रॉप्स यानी कि आपने देखा होगा खेतों में बड़े बड़े जो पौधे रहते हैं उस सबको क्रॉप्स कहते हैं। सारे वीट और दाल के जो क्रॉप्स होते हैं, जो पौधे होते हैं उसको क्रॉप्स कहते हैं, तो उस वो भी इंक्लूड है। थर्ड इज ग्रास। ग्रास का बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया में। तो कुछ लोग पहले बोल रहे थे कि ग्रास आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि वो तो बाय नेचर होता है। तो बट GST ने बोल दिया कि हाँ भाई ये गुड्स है, और आप जब बेचोगे तो उस पर आपको टैक्स लेना पड़ेगा। और एनीथिंग अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। आज लैंड से जुड़ी हुई कोई भी चीज़, यानी कि पेड़ हो गए, फिर जो नेचर की वजह से उगता है, वो सब चीज़ें भी गुड्स में इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, तो गुड्स की ये डेफिनेशन हो गई। तो फर्स्ट ध्यान रखना है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, इमूवेबल नहीं आएगा, इमूवेबल नहीं आएगा। अभी बात हो गई सर्विस की। सर्विस मतलब एनीथिंग, एनीथिंग, कुछ भी, कुछ भी, XYZ कुछ भी। बट उसमें से है ना एक्सक्लूड किया है और कुछ चीज़ें इंक्लूड किया है। एक्सक्लूड क्या किया है वो देखते हैं। बट ऑब्वियस की बात है, जो चीज़ गुड्स है वो सर्विस नहीं हो सकती, तो गुड्स को एक्सक्लूड कर दिया। फिर मनी और सिक्योरिटी, जो जो चीज़ें गुड्स में एक्सक्लूड किया था उसको सर्विस में भी एक्सक्लूड कर दिया कि हाँ कि मनी और सिक्योरिटी, गुड्स या सर्विस आप कुछ भी नाम दे दो, वो कुछ नहीं है। सेकंड चीज़, ये दो इंटरेस्टिंग है, ये एग्जाम में आ सकता है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन MCQ में कि ये सर्विस में होगा कि नहीं, इस पे GST लगेगा कि नहीं। तो आपको ये दो चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू कन्वर्जन ऑफ मनी बाय कैश और एनी अदर मोड। ये क्या चीज़ है? मान लीजिए ये है ABC, पर्सन ABC, इसको जाना है USA। इसके पास है रुपीज़, बट USA में आपने देखा है कि डॉलर्स ही चलता है, तो इसको रुपीज़ में से डॉलर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो डॉलर कन्वर्ट कराने कहाँ जाएगा? मेरे घर पे नहीं, नहीं, बैंक में जाएगा। हाँ, बैंक में। तो बैंक उसको रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करके दे देगी। तो ये चीज़ ने बोला है गवर्नमेंट ने कि ये चीज़ जो कन्वर्जन है वो सर्विस में आएगा। वो ये है तो अल्टीमेटली मनी ही है ये, मनी। बट गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक बोला है कि ये जो कन्वर्जन हो रहा है ना रुपीज़ का डॉलर के साथ, वो चीज़ आएगा। फिर सेकंड है फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज़। ये बहुत इजी है, ये बहुत कंसेप्ट, फर्स्ट वाला पॉइंट थोड़ा सा समझने में ट्रिकी था, ये पॉइंट बहुत इजी है। ये है स्टॉक ब्रोकर और एनी अदर इंटरमीडियरी। ठीक है, कि आज मान लीजिए मोतीलाल ओसवाल है और मेरा उसमें अकाउंट है, तो मैंने बोला कि रिलायंस के 10 शेयर मेरे को लेने के हैं और अदानी के 10 शेयर मेरे को बेचने के हैं। तो वो मेरे को फैसिलिटेट कर रहा है सिक्योरिटीज़ में ट्रेड करने के लिए। तो ये गवर्नमेंट ने बोला ये रिलेटेड टू सिक्योरिटीज़ है, बट ये जो आपकी फैसिलिटी है ना, वो तो हम सर्विस में इंक्लूड करेंगे, इस पे भैया हम टैक्स लेंगे। मान लीजिए ब्रोकरेज वो चार्ज करते, तो ब्रोकरेज पे तो अब GST लगाना पड़ेगा। तो जो फैसिलिटेट करता है सिक्योरिटीज़ में नहीं लगता है, जो सिक्योरिटीज इश्यू करते हैं उस पर नहीं लगता, बट उसके ट्रेडिंग करने के लिए, फिर उसको इश्यू करने के लिए अदर चार्जेस लगता है, लीगल चार्जेस एंड प्रोसेसिंग चार्जेस, उस पर GST आएगा। तो आप लोगों को पता तो चल गया कि क्या है गुड्स और क्या है सर्विसेज। मान लीजिए ये है ए गुड, और ये गुड्स की डेफिनेशन में फॉल नहीं होता, गुड्स की डेफिनेशन में फॉल नहीं आता, तो इस पर GST लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि जो चीज़ गुड्स और सर्विस में नहीं आता है उस पर GST लगता नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट देखना है, गुड्स और सर्विस है तो इधर आ, अदरवाइज बाहर जा। गुड्स और सर्विस इधर है, गुड्स और सर्विस है तो इधर आ, अदरवाइज बाहर जा। वो हमारे परव्यू में नहीं आता, वो बाकी सब देख लेंगे, एक्साइज वेक्साइज वो सब देख लेंगे, हमारे GST में नहीं आएगा। ओके, गुड्स और सर्विस के बाद एक
बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए ये जीएसटी का फाउंडेशन है, इस पे पूरा जीएसटी खड़ा है अभी। जो आपने ये समझ लिया ना, तो जीएसटी में आपको बहुत आसानी होगी। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सप्लाई के बारे में। आपने ये वर्ड तो सुना होगा, सप्लाई सप्लाई सप्लाई, बट ये सप्लाई सिर्फ जितना वर्ड है ना, उतना बड़ा और बहुत ही यूजफुल कंसेप्ट है सप्लाई। एक एग्जांपल से देते हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर पी सेलर है और ये बायर है। मिस्टर ए सेलर है और मिस्टर पी बायर है। आज ये इनको कोई गुड्स सेंड करता है और मिस्टर पी उनको उनके हिसाब से मनी दे देता है जितना। तो गवर्नमेंट बोली कि हाँ गुड्स और सर्विस तो है, कि आप मेरी डेफिनेशन में तो आ रहे हो, बट इस पे टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। तो उस चीज़ को हमको देखना पड़ेगा कि हाँ ये सप्लाई बन रहा है कि नहीं। फर्स्ट पॉइंट एकदम शांति से समझना, फर्स्ट पॉइंट है कि जो चीज़ आप बेच रहे हो वो गुड्स और सर्विस है कि नहीं। गुड्स और सर्विस है, चलो आ जाओ जीएसटी में आप आ गए, ठीक है। जीएसटी में आने के बाद उस पर टैक्स लगेगा कि नहीं, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा सप्लाई। तो सप्लाई का सप्लाई को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा उसकी नीड क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है। तो आपने ये देखा कि टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, कैसे लगेगा वो बात की बात है, बट लगेगा कि नहीं लगेगा उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि सप्लाई है। जो सप्लाई है तो ही टैक्स लगेगा, अदरवाइज टैक्स नहीं लगेगा। सप्लाई है टैक्स भरो, सप्लाई नहीं है टैक्स मत भरो, ठीक है। तो सप्लाई की डेफिनेशन पे देखते हैं। सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल। उन लोगों ने सप्लाई की डेफिनेशन भर भर के डाल दिया मसाला, कि कोई भी चीज कोई भी नाम से रह नहीं जानी चाहिए। कोई भी चीज कोई भी नाम से रह जानी नहीं चाहिए। सेल है, ट्रांसफर है, बार्टर है, एक्सचेंज है। मान लीजिए किसी ने स्टॉक्स को ट्रांसफर किया, फिर भी बोलेगा हाँ सप्लाई टैक्स लाओ। किसी ने मान लीजिए आज ये आईपैड, एक एक मेरे पास पेन है और मेरे दोस्त के पास आईपैड, हम बोला कि हम दोनों अपनी चीज़ें एक्सचेंज कर देते हैं, नहीं फिर भी ये तो सप्लाई में गिना जाएगा। आप कुछ भी कर लो। आपने बोला कि चलो ये एक लैंड है, उस पर आपको माइनिंग करने के लिए या तो उस पर कुछ फंक्शन करने के लिए मैं आपको लीज पे देता हूँ, फिर भी टैक्स तो भरना पड़ेगा, वो सप्लाई की डेफिनेशन में आ गया है। तो उन लोगों ने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली है कि सेल हो, ट्रांसफ़र हो, बार्टर हो, एक्सचेंज हो, या तो आपने कोई मशीनरी सेल किया, सारी चीज़ें आपने ट्रांसफ़र किया है, तो सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाए। दूसरा पॉइंट है सप्लाई का, मेड और अग्री टू बी मेड। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ सेल कर दिया तो हो जाएगा, आपने सेल करने का अग्रीमेंट भी किया, इट इज़ ऑल्सो अ सप्लाई, इट इज़ ऑल्सो अ सप्लाई। तो कोई बोले कि मैंने तो अभी सिर्फ बात की है, बट आपने अग्री तो कर दिया ना कि मैं आपको बेचूंगा, तो भी आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा। डिलीवरी आप बाद में जाओ, वो बात अलग की बात है, बट वो सप्लाई तो माना जाएगा। आपको कब टैक्स पे करना है उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई देंगे, वो बात का कॉन्सेप्ट है, बट सप्लाई तो मान ली जाएगा। टैक्स भले आप बाद में भरो, बट वो सप्लाई तो है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कंसिडरेशन। ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंसिडरेशन फर्स्ट, कि भैया उसमें एक कंसिडरेशन इन्वॉल्व होना चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है तो जीएसटी में कोई जगह नहीं है इसकी। कंसिडरेशन पैसे की बात है तो ही इधर आने का, अदरवाइज नहीं आने का। कंसिडरेशन कि वो फॉर कंसिडरेशन मतलब जो आपने ट्रांजेक्शन किया है वो कंसिडरेशन में इन्वॉल्व होना चाहिए, उसमें कोई कोई ना कोई कंसिडरेशन तो होना चाहिए, वो वेदर मनी में हो या काइंड में हो। जैसे हमने बार्टर देखा कि गुड्स के सामने हम गुड्स दे रहे हैं, बट उसमें मनी इंक्लूड नहीं है, बट कंसिडरेशन तो है ना, किसी एक को कुछ मिल रहा है और दूसरे को भी कुछ मिल रहा है, तो कंसिडरेशन होना चाहिए। एंड द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से जीएसटी में इतना बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट आ गया है, कोर्स इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस के रिलेटेड होना चाहिए। मान लीजिए कि आज मैं किसी को 100 रुपीज़ डोनेट कर रहा हूँ, ठीक है, डोनेट कर रहा हूँ, तो वो चीज़ इनमें फॉल हो जाएगी, इसमें फॉल हो जाएगी, कंसिडरेशन में फॉल हो जाएगी, बट इसमें फॉल नहीं होगी। कोर्स इन द फर्दर में मेरा बिजनेस नहीं है किसी को डोनेशन देने का, और सामने वाला मैं जिसको डोनेट कर रहा हूँ, यानी कि ट्रस्ट हो गया या मंदिर हो गया,
तो उसका कोई बिजनेस नहीं है कि लोगों से के पास से डोनेशन देने का, लेने का। तो ये कोर्स तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो जो डोनेशन मैंने 100 रुपये दिया, तो वो चीज़ पे जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि वो सप्लाई नहीं बनता है। तो मेनली सप्लाई के बारे में ये 4 पॉइंट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हैं कंसिडरेशन के रिगार्डिंग, दो बड़े बहुत ही अच्छे नोटिफिकेशन है, जो थोड़ा सा क्लैरिटी था, सॉरी, जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन था उसको क्लैरिटी करने के लिए दो नोटिफिकेशन लाए थे। फर्स्ट फॉर द डोनेशन एंड सेकंड फॉर द आर्ट वर्क। तो डोनेशन की बात करें तो जैसे हमने पहले एग्जांपल में दिया, कि आपने किसी को डोनेशन दिया और वो डोनेशन के लिए आपने उनको बिजनेस प्रमोशन करवाया। आपने कहीं पे देखा होगा कि डोनेशन देते हैं तो वो मंदिर के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों से नाम लिखा देता है कि डैश और डैश और डैश, बहुत बड़े बड़े नाम लिखाते हैं। तो जब वो आप नाम लिखाओ और वो आपका नाम खुद का हो तो चलेगा कि ठीक है, क्या हाँ आपने पैसे दिए तो खुद का नाम रख सकते हो। बट किसी बिजनेस का नाम लिखाया और बिजनेस प्रमोशन का ट्राई किया तो वो सप्लाई हो जाएगा, वो डायरेक्ट सप्लाई, क्योंकि उसमें बिजनेस इंक्लूड है। हमने पहले ही देखा कि जिस चीज़ में बिजनेस इंक्लूड होगा वो चीज़ आ जाएगी। तो जहाँ पे बिजनेस इंक्लूड है तो सप्लाई हो जाएगा। सिर्फ डोनर का नाम सिर्फ ग्रेटिट्यूड के लिए, नॉट फॉर बिजनेस प्रमोशन, तो वो सप्लाई नहीं होगा। किसी का नाम सिर्फ लिखा है बोर्ड पे, तख्ती पे, तो वो कोई सप्लाई नहीं माना जाएगा। बट किसी ने बिजनेस के लिए रखा है कि आपने अपनी फर्म का नाम या तो अपने बिजनेस का नाम बोर्ड पे लिखवाया कि मेरा नाम है करण शाह और मेरी ये वाली फर्म है, तो वो नहीं चलेगा, वो गलत बात है, तो वो सप्लाई में ही माना जाएगा। सेकेंड इज द आर्ट वर्क सेंड बाय आर्टिस्ट टू द आर्ट गैलरी। आज क्या होता है, बड़े बड़े आर्टिस्ट अपना आर्ट बनाता है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट सेल नहीं करते, वो आर्ट गैलरी में बेचते हैं जहाँ पे उनके ऐसे बहुत सारे आर्ट का एग्जीबिशन होता है। फिर वहाँ पे बड़े बड़े फिल्म स्टार, क्रिकेटर्स, वो लोग जो पैसे वाले होते हैं वो लोग जाते हैं, फिर किसी आर्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो उसमें दो चीज़ हुई, आर्टिस्ट ने अपना आर्ट गैलरी को दिया और बायर ने गैलरी से वो आर्ट खरीदा। तो वहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है कि आर्टिस्ट ने गैलरी को आर्ट दी है, तो वो सप्लाई में नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए उसने कोई कंसिडरेशन पे नहीं किया है कि एग्जीबिशन में जाने, एग्जीबिशन में दिखाने के लिए कोई कंसिडरेशन नहीं दिया है, तो वो सप्लाई नहीं बना जाएगा। बट सप्लाई कब बना जाएगा, जब बायर एक्चुअली आर्ट को परचेस करेगा, तभी वो सप्लाई में माना जाएगा। अदरवाइज उसको कोई सप्लाई नहीं माना जाएगा। मान लीजिए किसी आर्टिस्ट ने गैलरी में एग्जीबिशन के लिए दिया, बट वो सेल नहीं हुआ, तो कोई सप्लाई नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है। तो वो ये दोनों बहुत ही लॉजिकल है, तो आपको बहुत ही याद रखने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लॉजिक याद रखो, आपको हो जाएगा। एमसीक्यू में आ सकता है ये दोनों पॉइंट में से किसी में, तो आप एकदम से याद कर सकते हो। फिर कुछ बात करते हैं फिनेंशियल ट्रांजेक्शन, कि वो सप्लाई में माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। हमने एक चीज़ तो पहले देखा है कि सिक्योरिटीज ना तो गुड्स है ना तो सर्विस है, तो सिक्योरिटी तो बाहर हो गए, बट फिनेंशियल ट्रांजेक्शन जैसे कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, डेरिवेटिव्स है, फ्यूचर फॉर कॉल ऑप्शंस है, तो उस पर कैसे जीएसटी का इम्पैक्ट होगा वो समझते हैं। फर्स्ट इज अ कॉमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर के बारे में मैं आपको 2 मिनट में फटाफट समझा देता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे, क्योंकि कमर्शियल पेपर समझना नहीं है हमारे को, समझना है कमर्शियल पेपर जीएसटी कैसे लगता है। कमर्शियल पेपर, ठीक, इस ये है डेट इंस्ट्रूमेंट। कमर्शियल पेपर कौन इशू करता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है, वो जो कंपनी को बहुत ही अच्छा मतलब AAA AA रेटिंग देता है, वो जिस कंपनी का जो प्रेस्टीज होता है, जिस कंपनी का डिफ़ॉल्ट रेट सबसे कम होता है और प्रेस्टीज सबसे ज़्यादा होता है, वो लोग ये कमर्शियल पेपर को इश्यू करते हैं, क्योंकि लोगों को सबसे ज़्यादा भरोसा उन पे रहता है कि हाँ हमारे पैसे कहीं नहीं जाने वाले, हमारे पैसे इधर ही है। तो वो लोग कमर्शियल पेपर करते हैं। मान लीजिए एक कमर्शियल पेपर का प्राइस है इस 100 रुपीज़, ठीक है, फेस वैल्यू 100 रुपीज़, तो वो लोग किस पे इशू करेंगे, 95 रुपीज़ पे इशू करेंगे। और कमर्शियल पेपर का जनरली साइज 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स रहता है,
तो वो 95 पे इशू करेंगे और 6 महीने बाद आपको 100 रुपये दे देंगे। तो गवर्नमेंट जीएसटी ने ऐसा बोला है कि ये सिक्योरिटी कंसिडर होगा, इसलिए कोई सप्लाई नहीं है। बट उसके अदर चार्जेस लाइक इश्यूज चार्जेस और ब्रोकरेज चार्जेस उस पर लगेगा, क्योंकि वो यहाँ पे आ जाएंगे। फैसिलिटेटिंग एंड अरेंजिंग ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज, ये सिक्योर कमर्शियल पेपर सिक्योरिटी है, और उसको फैसिलिटेट करने के लिए, उसको इश्यू करने के लिए जो चार्जेस लगता है उस पर जीएसटी लगेगा, इसलिए वो सप्लाई बन जाएगा। अदर चार्जेस कमर्शियल पेपर जो इश्यू करते हैं, जो 95 रुपीज़ लेते हैं कंपनी वाला लोगों के पास से, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसका जो छोटा मोटा ड्राफ्टिंग चार्जेस है, फिर कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस है, वो सब पे जीएसटी लगेगा। फिर सेकंड है फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर और फॉरवर्ड हम समझते हैं। सबसे पहले दोनों का कॉन्सेप्ट 99% सेम है, एक ही छोटा सा डिफरेंस है, फ्यूचर और फॉरवर्ड। ठीक है, उसका मीनिंग होता है, आज मान लीजिए आपके पास एक शेयर है, ओनली एक शेयर है रिलायंस का, जिसका प्राइस अभी अराउंड 2200 रुपये चल रहा है। ठीक है, आपको लगता है कि 3 दिन बाद ये रिलायंस का शेयर हो जाएगा 2500 रुपये। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि बैंक से बैंक मेरा एक शेयर मैं 3 दिन बाद 2600 रुपये में सेल करूँगा। बैंक हो जाता है अग्री कि हाँ चलो आप अपना शेयर 2600 रुपये में सेल कर सकते हो। आपको बाहर मार्केट में कितने में सेल करने को मिलेगा? 2500 में। बट आपने बैंक को क्या बोला कि मैं 2600 में सेल करूँगा, क्योंकि बैंक को क्या लगता है कि 3 दिन बाद ये शेयर का प्राइस 2700 रुपये हो जाएगा। बैंक को ऐसा लगता है कि 2700 रुपये हो जाएगा, और आपको क्या लगता है कि हाँ कि 3 दिन बाद 2500 हो जाएगा। तो दोनों को लग रहा है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें बेनिफिशियली है। बैंक को लगता है कि बाहर 2700 का हो जाएगा, मैं 2600 में खरीद सकता हूँ। और आपको क्या लगता है कि बाहर 2500 में बेचता है, तो मैं 3 दिन बाद 2600 में बेच सकता हूँ। तो दोनों ही है, बट उस अग्रीमेंट को बोलते हैं फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इतने तक तो दोनों ही सेम है, दोनों ही में अग्रीमेंट होता है, दोनों में फ्यूचर डेट होता है, दोनों में फ्यूचर कंसिडरेशन होता है, ये चीज़ दोनों में सेम है। बट एक डिफरेंस है कि फ्यूचर में नेट सेटलमेंट होता है और फॉरवर्ड में भी नेट सेटलमेंट होता है, बट वहाँ पे ऑप्शन था कि आप नेट सेटलमेंट कर सकते हो और फुल्ली डिलीवरी कर सकते हो। ठीक है, तो मान लीजिए कि 3 दिन बाद उसका प्राइस होगा 2550। ठीक है, तो आपने तो बोला था कि 2600 में सेल करने का, तो नेट सेटलमेंट में बैंक आपको 50 रुपये दे देगी। क्यों 50 रुपये? कि बोला था कि 2600 रुपये आपको मिलेंगे, और बाहर बाहर आप अभी 2550 रुपये में आप सेल कर सकते हो, और 2550 में आप सेल कर सकते हो। तो जो नेट डिफरेंस है 50 रुपये, वो आपको बैंक दे देगी कि हाँ भैया लो आपके 50 रुपये, आप जीत गए और आप बाहर जाके बेच दो। आपको तो टोटल 2600 मिल जाएंगे कि आप बाहर जाके 2550 रुपीज़ में आप सेल कर दोगे, और बैंक ने आपको 50 रुपये दिए थे, तो दोनों मिला के आपके पास तो 2600 रुपये आ जाएंगे। बट जिसको बोलते हैं नेट सेटलमेंट। एंड दूसरा होता है एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी में क्या होता है कि आपको हाँ एक्चुअल में शेयर को बेचना पड़ता है। यहाँ पे नेट सेटलमेंट में आप चाहो तो शेयर ना भी बेचो, आपको 50 रुपये मिल गए, आपका तो बेनिफिट हो ही गया, आप शेयर मत बेचो। बट एक्चुअल डिलीवरी में आपको शेयर बेचना ही पड़ेगा, तो आपको 2600 रुपये बैंक दे देगी, बट आपको सामने शेयर देना ही पड़ेगा। आपको ऐसा कुछ है नहीं कि आप रख सकते हो। नेट सेटलमेंट में थोड़ा सा ईजी रहता है कि आपको शेयर बेचना हो तो बेच सकते हो बाहर जाके, अदरवाइज रख सकते हो। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअल डिलीवरी का ऑप्शन होता है, बट फ्यूचर में ऐसा कुछ होता नहीं है। और फॉरवर्ड में नेट सेटलमेंट का भी ऑप्शन होता है, इसलिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा करते हैं लोग। फ्यूचर सिर्फ ओनली पर्पस ऑफ ट्रेडिंग ही करते हैं कि उसमें क्योंकि एक्चुअल तो होता नहीं है, तो उस वजह से
फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ओनली ट्रेडिंग में होता है। तो हाँ, हमारा पॉइंट था कि फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को हम सिक्योरिटीज गनेंगे, या तो फिर हम उनको एज अ सप्लाई गुड्स या सर्विस में इंक्लूड करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, ये फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू स्टॉक और सिक्योरिटी, तो डायरेक्ट आ जाएगा नो सप्लाई, क्योंकि वो गुड्स और सर्विस में आएगा ही नहीं, क्योंकि वो मान लिया जाएगा कि ये सिक्योरिटी का रूटीन ट्रांजेक्शन है, तो उसको सब गुड्स और सर्विस में नहीं आएगा, और जो गुड्स और सर्विस में नहीं आता तो सप्लाई का कोई सवाल नहीं होता, इसलिए उसको सप्लाई नहीं गिनेंगे। सेकेंड है फ्यूचर ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू कॉमोडिटी और करेंसी। कोई कॉमोडिटी के लिए यहाँ मान लीजिए कि फ्यूचर किया कि आपको मैं 10 बैरल ऑयल सोल्ड करूँगा एट अ फ्यूचर डेट एट अ फ्यूचर अमाउंट, तो वो रिलेटेड टू कॉमोडिटी हो गया। और करेंसी माने कि मैं आपके पास से एक US$ 3 दिन में इतने रुपए में बेचूंगा या खरीदूंगा, तो वो हो गया करेंसी का फ्यूचर और फॉरवर्ड। कि ये जो हमने बताया वो स्टॉक के लिए था। ऐसे यहाँ पे आप कुछ भी रख दो, पूरा का पूरा सेम ही रहेगा। कि मान लीजिए रिलायंस के शेयर की बजाय मैं रख दूँ यहाँ पे 100 kg वीट, गेहूँ, कि 100 kg वीट है और मैं उनको फ्यूचर में इतने प्राइस में आपको बेचूंगा, तो पूरा का पूरा सेम है। तो जो कॉमोडिटी और करेंसी के रिलेटेड जो फ्यूचर्स होते हैं, उसमें जो एक्चुअल फिजिकल डिलीवरी हुआ, जो हमने यहाँ पे देखा एक्चुअल फिजिकल डिलीवरी, तो वो सप्लाई माना जाएगा। और जो नेट सेटलमेंट है उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे, उसको हम मानेंगे कि हाँ ये सिर्फ ट्रेडिंग पर्पस के लिए था, इसलिए उस पर कोई टैक्स नहीं लेंगे। बट जहाँ पे फिजिकल डिलीवरी होगा तो हम मान लेंगे उसको एक्चुअल में सेल किया है आपने, तो वो सप्लाई में इंक्लूड होगा। ठीक है। हाँ, थैंक यू। लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ये भी थोड़ा सा बहुत टेक्निकल कंसेप्ट है, मैं आपको तो भी समझाने का ट्राई करता हूँ। कि ये है मुकेश अंबानी, ठीक है, इसके पास ITC के 2 लाख शेयर्स हैं। मुकेश अंबानी बोल रहा है कि मैं तो भैया ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए मैंने ले लिया है। ये ITC मतलब कंपनी है, ITC मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है, ITC कंपनी है। ITC कंपनी के 2 लाख शेयर्स पड़े हैं उनके पास। मैंने बोला मुकेश अंबानी बोल रहा है कि मैं तो ये 10 साल के लिए रखूँगा। तो एक स्टॉक ब्रोकर आया, वो बड़ा होशियार था, उन्होंने बोला मुकेश भाई ये आपके पास 2 लाख शेयर है, तो आप मुझे थोड़े दिन के लिए दोगे, मैं आपको 2 लाख वापस कर दूंगा। मुकेश भाई ने बोला कि हाँ मैं तो 10 साल के लिए रखने वाला हूँ, तू ले जा, फिर मेरे को वापस कर देना 3-4 दिन के बाद। तो स्टॉक ब्रोकर ने मुकेश अंबानी के पास से 2 लाख शेयर्स अपने पास ले लिए, ठीक है, 4 दिन के लिए। यहाँ से कोई बायर आया जो सिर्फ ट्रेडिंग के लिए कर रहा था, एकदम सटोडिया था। उन्होंने बहुत ही इस जगह पे अपने बहुत ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कर रखे हैं, तो उनको शेयर तो चाहिए कि करने के लिए, सेल करने के लिए या बाय करने के लिए शेयर चाहिए, ठीक है। तो बायर क्या कर कर सकता है कि वो 2 लाख शेयर है ना, उसमें से वो जितना चाहे उतना 4 दिन के लिए बोरो कर सकता है। आज आपने देखा होगा हिंडनबर्ग का देखा होगा, वो शॉर्ट सेलिंग करता है, मतलब उसके पास जो शेयर होता है वो अभी ज़्यादा प्राइस पे बेच देता है, फिर कोई न्यूज़ चलाता है जिसकी वजह से शेयर के प्राइस डाउन हो जाए और फिर परचेस कर लेता है, और जो बीच का मार्जिन है उसका वो प्रॉफिट हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ बायर है जो प्रॉपर ट्रेडर है, वो इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, कि पहले वो 2 लाख शेयर खरीदे, फिर फिर उसको बेचे और फिर वापस से खरीदे, उतना वो नहीं करेगा। वो यहाँ से डायरेक्ट बोरो कर देगा 2 लाख शेयर, फिर जब प्राइस कम होगी 2 लाख खरीद लेगा कम प्राइस पे, और वो
वापस स्टॉक ब्रोकर को दे देगा। ठीक है, तो उसका वो जो प्रॉफिट है, सिर्फ मार्जिन है, वो प्रॉफिट बन जाएगा। और फिर स्टॉक ब्रोकर वो 2 लाख मुकेश अंबानी को वापस देंगे, हाँ चलो 4 दिन हो गए, ये लीजिए आपके ये शेयर। तो बायर के पास से स्टॉक ब्रोकर जो शेयर लेता है उसके पास से वो फ्री में तो देंगे नहीं कि 2 लाख तू हाँ फ्री में ले जा। ये जो फी देंगे, उसको लैंडिंग फी बोलते हैं, लैंडिंग फीस। तो वो लैंडिंग फीस जीएसटी होगा, क्योंकि वो है ना सर्विस की डेफिनेशन में आ जाता है। तो ये जो लैंडिंग फीस है ना, उसी पे टैक्स होगा। अदरवाइज किसी पे टैक्स नहीं होगा कि मुकेश अंबानी ने स्टॉक ब्रोकर को दिया, स्टॉक ब्रोकर ने बायर को दिया, फिर बायर ने स्टॉक ब्रोकर को दिया, फिर मुकेश अंबानी को, उस पर कोई भी टैक्स नहीं होगा, क्योंकि सारे सिक्योरिटीज होते हैं, तो उस पर कोई टैक्स नहीं होता। बट जो लैंडिंग फीस होती है उस पर टैक्स होगा। देखिए यहाँ पे यही लिखा है, लेंडर मतलब मुकेश अंबानी और बायर मतलब ट्रेडर, और जो इंटरमीडियरी माने ब्रोकर। मुकेश अंबानी के पास से सिक्योरिटी जाती है इंटरमीडियरी के पास, और इंटरमीडियरी जो बायर होता है मतलब बोरोअर जो ट्रेडर होता है उसको दे देगी कि हाँ तू थोड़े दिन के लिए तो यू रख, फिर जब तेरा काम हो जाए तो तू मेरे को वापस दे देना। तो इसका बेनिफिट ये है कि बायर को पैसे दी इन्वेस्टमेंट के बिना, मतलब थोड़ा सा लैंडिंग फीस का, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पर बहुत सारी सिक्योरिटीज मिल सकती है, जिसको वो ट्रेड कर सकता है। उसको लगे कि हाँ प्राइस आगे गिरने वाला है तो वो कर सकता है ऐसा कि कहीं से बोरो कर दे, फिर उसको बेच दे, और फिर से उसको कम दाम में खरीद ले, तो वो कर सकता है। ठीक है, ये जो फिनेंशियल ट्रांजेक्शन है ना, वो बहुत ही एकदम एकदम इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप इसको एक बार पढ़ सकते हो, ये एग्जाम में भी आने के चांसेस बहुत कम है, बट आपको पता होना चाहिए। एज अ जीएसटी स्टूडेंट आपको पता रहना चाहिए कि क्या चीज़ है, क्योंकि ये सब समझाने के बाद मेरा सिर्फ एक ही मतलब है कि आपको एग्जाम में आए कि सप्लाई है कि नहीं है वो आप लिख दोगे, बट कंसेप्ट ये है कि आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि क्यों सप्लाई है, क्यों सप्लाई नहीं है। तो इतना लॉजिकली समझने के लिए मैंने इतना मेहनत किया, अदरवाइज तो मैं पढ़ सकता था कि हाँ ये सिक्योरिटीज है, बट ट्राई टू गेट इन टू दैट, you are willing to understand the logic. Okay, what is the logic behind the saying that this is a supply or this is not a supply. So आप पूरे जीएसटी के जो कोर्स है, पूरा जीएसटी जब तक पढ़े तब तक आप लॉजिक से पढ़ना ट्राई करेगा तो बहुत ईजी है जीएसटी सब्जेक्ट। आप उसमें अच्छा सा अच्छा स्कोर कर सकते हो। कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही मतलब साइज में भी छोटा है और लॉजिक तो बहुत है, तो आप जीएसटी को एकदम सक्सेसफुली कॉन्कर कर सकते हो। ठीक है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको समझना पड़ेगा। हमने सप्लाई में क्या बोला कि जहाँ पे कंसिडरेशन होगा उस पर टैक्स लेंगे, अदरवाइज तो टैक्स ही नहीं लेंगे। जहाँ पे कंसिडरेशन वहाँ पे टैक्स, अदरवाइज नो टैक्स। बट पूरे जीएसटी में एक ही है कि जहाँ पे कंसिडरेशन है और बिजनेस नहीं है। हमने ये देखा कि बिजनेस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना है, दोनों ही वो, तभी हम टैक्स देंगे। बट पूरे जीएसटी में सिर्फ एक ही है जहाँ पे कंसिडरेशन है बट बिजनेस नहीं है, फिर भी टैक्स लेंगे गवर्नमेंट। क्या है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस नॉट गुड्स, गुड्स नहीं है। सिर्फ इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बात हम पूरे कस्टम में करेंगे कि भैया कैसा टैक्स लेना है, क्या है, वो सब कस्टम्स में पढ़ेंगे। बट हम यहाँ पे पढ़ेंगे इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंपोर्ट ऑफ सर्विस विथ कंसिडरेशन ऑलवेज सप्लाई। कंसिडरेशन आया, सप्लाई हो गया। हमको देखेंगे नहीं कि आपने बिजनेस के लिए यूज़ किया है कि किसी के लिए यूज़ किया। मान लीजिए कि मेरा एक ब्रदर है यूएसए में, वो इंटीरियर डिज़ाइनर है। हमने नया घर परचेज़ किया है, तो हमको इंटीरियर डिज़ाइनिंग कराने का है। तो मैंने मेरे भाई को फ़ोन किया यूएस में कि मेरे को तू घर की डिज़ाइन बना के देगा कि कहाँ पे बेड बेड रहेगा, कहाँ पे कबर्ड रहेगा, कहाँ पे मेरा स्टडी टेबल रहेगा, कहाँ पे टीवी रहेगा, कहाँ पे डाइनिंग टेबल, सब इंटीरियर डिज़ाइनिंग को बोला कि तू हमको ऐसा डिज़ाइन बना के दे। तो मेरे भाई ने बोला कि हाँ देख मैं दे तो दूंगा, बट मैं उसके $1000 लूँगा। ठीक है, मैं उसके $1000 लूँगा तेरे पास से। मैंने बोला तो मेरा भाई है, हाँ भाई भाई सब साइड में, तो मेरे को $1000 तो देगा। मैंने बोला कि ठीक है चल, तू मेरा भाई है, तू भी कमा ले, तू मेहनत कर रहा है,
तो वो मेरे बिजनेस के लिए तो था नहीं, मैंने जो परचेस किया वो मेरे बिजनेस के लिए, मैंने मेरे घर के लिए परचेस किया है। तो एज अ डेफिनेशन, एज अ प्लेन रीडिंग ऑफ डेफिनेशन तो नहीं आएगा। वो हम मान लेंगे कि सप्लाई नहीं है, क्योंकि हमारे इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं आ रहा है। बट यहाँ पे इम्पोर्ट ऑफ सर्विस में एक है कि जो आप अपने घर के लिए भी करा रहे हो, तो वो आपको देना पड़ेगा इन द कोर्स और इन द फर्दरेंस ऑफ अ बिजनेस। ठीक है। ओके। सेकेंड चीज़ है विदाउट कंसिडरेशन। वही टॉपिक को रखता है। दूसरा चीज़, मेरे भाई ने बोला कि चल मैं तेरे को फ्री में कर दूंगा, फ्री में कर दूंगा मैं तेरे को। ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, मेरा भाई ने बोला कि मैं तेरे को विदाउट कंसिडरेशन कर दूंगा, और नॉट इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, क्योंकि मेरे घर के लिए, मेरे बिजनेस के लिए नहीं है, तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। सेकेंड थिंग, वही सिनेरियो बट मेरे घर का नहीं, मेरे ऑफिस का इंटीरियर डिज़ाइनिंग करना है कि मैं सीए बन गया, मेरा ऑफिस करने का है, तो कहाँ पे स्टाफ बैठेगा, कहाँ पे मेरी कैबिन होगी, कहाँ में पेंट्री होगी और कैसी डिज़ाइंस होगी, उसके लिए बोला। तो वो हो जाएगा इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। और मेरा भाई ने बोला कि मेरे साथ कोई भी चार्ज नहीं लूँगा, सेम विदाउट कंसिडर जो चार्ज लेता तो देखना ही नहीं है कि आपने ऑफिस के लिए कराया, घर के लिए कराया कि फुटपाथ के लिए कराया। आपने चार्ज दिया तो हम मान लेंगे कि ये तो सप्लाई है ही, फिर हम नहीं देखेंगे कि इन द फर्दर ऑफ बिजनेस है कि नहीं। पूरे जीएसटी याद रखना, पूरे जीएसटी में एक ही है ऐसा एक्सेप्शन है कि आप बिजनेस के लिए ना होते भी आपको टैक्स भरना पड़ रहा है। तो ये थोड़ा सा टैक्स प्लानिंग के लिए तो है ही, बट एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको याद रखने का ज़रूरत है। ठीक है, कंसिडरेशन हुआ तो आंख बन के टैक्स, विदाउट कंसिडरेशन तो देखेंगे कि ये बिजनेस रिलेटेड है कि नहीं, बिजनेस रिलेटेड नहीं है तो डायरेक्टली नॉट अ सप्लाई, बिजनेस रिलेटेड है तो उसमें 2 पॉइंट। आपने किसी और के पास से बनवाया, मान लीजिए कोई कोई ऑस्ट्रेलिया का पर्सन है जो मेरे रिलेटेड नहीं है। रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन क्या है वो बाद में समझेंगे, बट आप मान लीजिए कि एकदम रिलेटिव है। ठीक है, मैंने रिलेटिव के पास से नहीं करवाया, तो फिर से वो आ जाएगा कि ये सप्लाई नहीं है, आप करवा सकते हो विदाउट टैक्स। फिर भले ही वो इन द कोर्स ऑफ फर्दर ऑफ बिजनेस हो, वो नहीं आएगा इन द कोर्स ऑफ जीएसटी। बट आपने रिलेटेड पार्टी से करवाया, डिस्टिंक्ट पर्सन से करवाया, तो इट इज़ अ सप्लाई। ये चीज़ को लाने का बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कोई रिलेटेड पार्टी नहीं होगा तो वो फ्री में तो कर नहीं आएगा, फिर वो कंसिडरेशन में आ जाएगा, तो कंसिडरेशन हुआ तो सप्लाई हो जाएगा। बट विदाउट कंसिडरेशन हुआ, वो बहुत कम, बहुत रेयर होता है कि विदाउट कंसिडरेशन और रिलेटेड पार्टी ना भी हो। कोई आपको जानता नहीं है तो आज की दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो फ्री में आपको आपके लिए कर देगा। तो ये चीज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको आ सकता है कि ऐसा पूछ सकता है कि किसी रिलेटेड पार्टी ने किसी रिलेटेड पार्टी ने नहीं, किसी और ने जो आपको अनरिलेटेड है और उससे विदाउट कंसिडरेशन किया, तो वो आप याद रखना कि सप्लाई नहीं होगा, अदरवाइज प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बट विदाउट कंसिडरेशन आपने रिलेटेड पार्टी से कराया और अपने आप को बिजनेस रिलेटेड कराया, तो इट इज़ अ सप्लाई। ऐसा क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को अपना स्कोप बढ़ाने का था। आप रिलेटेड पार्टी से तो करवा ही सकते हो फ्री में, आपका भाई या किसी कोई भी और के, जैसे आपका स्पाउस है जो अलग रहता है, विदेश में रहता है, वहाँ का रेसिडेंट है, और उन्होंने आपके लिए कोई सर्विस किया विदाउट कंसिडरेशन और आपका बिजनेस रिलेटेड है, तो हम मान लेंगे कि सप्लाई है। ठीक है, अब बात करते हैं रिलेटेड रिलेटेड पर्सन की, कि रिलेटेड पार्टी क्या है। यहाँ तक ये 4 पॉइंट आपको एक बार याद रखने के हैं। और मेनली ये जो नीचे के 4 पॉइंट है वो वन टाइप ऑफ सिमिलर पॉइंट है। ये सिर्फ 4 डेफिनेशन में 4 अलग अलग पार्ट करके दिए है, बट ऑलमोस्ट सेम पॉइंट है। तो हमारा फोकस होगा फर्स्ट 4 पॉइंट पे।
रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन समझने के लिए हमको मिनिमम 2 पार्टी होना ज़रूरी है। किसी भी डेफिनेशन को समझने के लिए आपको वो डेफिनेशन का अंदर का जो क्या बोलते हैं एसेंस होता है वो समझना चाहिए। रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन समझने के लिए 2 पार्टी हमको ज़रूरत पड़ेगा कि ये 2 पर्सन हैं, यहाँ पे मिस्टर और मिस्टर ए मिस्टर बी रिलेटेड है कि नहीं, वो हम चेक करेंगे। मान लीजिए ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ वन अदर पीस है। मिस्टर ए मिस्टर बी के बिजनेस का डायरेक्टर है और मिस्टर बी मिस्टर ए के बिजनेस का डायरेक्टर है। तो दोनों के बीच में रिलेटेड हो जाएगा कि दोनों एक दूसरे के बिजनेस को रिलेटेड है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है दोनों दोनों एक ही फर्म के पार्टनर है। दोनों एक ही फर्म के पार्टनर है। मान लीजिए ए बी फर्म है, उसके पार्टनर है, तो वो रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे। थर्ड, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई। मिस्टर ए एम्प्लॉयर है और मिस्टर बी एम्प्लॉय है, तो और वाइज वर्सा दोनों ही रिलेटेड पार्टी में आ जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हो, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में लोग भूल जाते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेटेड पार्टी है। ऑफिसर का याद रह जाएगा, पार्टनर का याद रह जाएगा, फिर नीचे आएगा होल्डिंग के 25% और उससे ज़्यादा का होल्डिंग हो तो रिलेटेड। बट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का लोग भूल जाते हैं क्योंकि इतना स्ट्राइक नहीं होता। और इनकम टैक्स में भी ऐसा कोई इनकम टैक्स हो या कंपनी लॉ, उसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, सिर्फ जीएसटी में। तो थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा कि लोग भूल जाएंगे और इसी के बाद का फ़ायदा वो ऐसे वाले उठाते हैं और हमको पूछ लेते हैं। तो एक बात ये याद रखना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है वो रिलेटेड पार्टी होते हैं इन जीएसटी। ठीक है। थर्ड है कि थर्ड पर्सन होल्ड 25% वोटिंग इन द बोर्ड। मान लीजिए यहाँ पे है मुकेश अंबानी, वो यहाँ पे 30% होल्ड करता है मिस्टर ए के बिजनेस में और मिस्टर बी के बिजनेस में करता है 40%। दोनों बिजनेस में 25% से ज़्यादा हो तो मान लिया जाएगा कि ए और बी रिलेटेड पार्टी है, क्योंकि एक ही इंसान आप दोनों को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। फिर है वन कंट्रोल्स अदर। सेम पॉइंट है, वन कंट्रोल्स अदर। मिस्टर ए मिस्टर बी को कंट्रोल करे और मिस्टर बी मिस्टर ए को, वन कंट्रोल्स अनदर। ठीक है, वाइस वर्सा हो सकता है। फिर थर्ड पर्सन कंट्रोल बोथ ऑफ देम, वही है कि मुकेश अंबानी इन दोनों को कंट्रोल कर रहा है। फिर बोथ पर्सन कंट्रोल थर्ड पर्सन। मान लीजिए मिस्टर ए और मिस्टर बी, अमिताभ बच्चन बच्चन की कोई कंपनी हो, उसको उसमें कंट्रोल करेगा कि इसके पास 10% शेयर है और इसके पास 40% शेयर है। तो दोनों माने जाएंगे, दोनों जॉइंटली अमिताभ बच्चन की कंपनी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मान लिए जाएंगे कि ए और बी क्या है कि रिलेटेड पार्टी है। और मेंबर ऑफ सेम फैमिली। अब आप पूछेंगे फैमिली का मतलब क्या है। ठीक है, फैमिली का मतलब है स्पाउस एंड चिल्ड्रन। ये मिस्टर है और ये मिसिस ए है, मिसिस है और इन दोनों का एक बच्चा है ए बी सी। ठीक है। तो मिस्टर ए के लिए हम हर एक बात मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। मिस्टर ए के लिए मिसिस से अपनी फैमिली हुई, यस स्पाउस। मिस्टर ए के लिए उनका बच्चा ए बी सी फैमिली हुआ, यस चिल्ड्रन। ये बात हो गई। वो यहाँ पे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कोई नहीं है। स्पाउस और चिल्ड्रन का एक ग्रुप है, उसमें डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपकी फैमिली में आ जाएगा। बट जो दूसरा ग्रुप है उसमें सारे डिपेंडेंट होने चाहिए मिस्टर ए पे। मान लीजिए मेरा कोई ब्रदर है जो मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अपना खुद का मतलब काम कर रहा है, वो खुद से कमा रहा है, तो वो मेरे लिए डिपेंडेंट नहीं होगा। मैं उसका खर्चा नहीं कर रहा हूँ, तो वो मेरे लिए डिपेंडेंट नहीं होगा। बट आज मान लीजिए मेरा कोई छोटा भाई वो अभी स्टडी कर रहा हो, तो वो मेरे लिए डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ब्रदर और सिस्टर, अपने भाई बहन, मम्मी और ऊपर दादा दादी, मम्मी पापा और ऊपर दादा दादी, ये चारों लोग मिलकर जो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो तो ही वो फैमिली के डेफिनेशन में आ जाएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो रिलेटेड पार्टी का मतलब तो आपने समझ लिया कि रिलेटेड पार्टी क्या है। हमने रिलेटेड पार्टी क्यों समझा, आपको ये याद है? हम बात कर रहे थे इम्पोर्ट ऑफ सर्विस की। हम भूल जाते हैं कि इम्पोर्ट ऑफ सर्विस में हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस विद कंसिडरेशन है, विद कंसिडरेशन। तो कोई
देखने का ही नहीं, कुछ भी नहीं, बिजनेस हो, बिजनेस रिलेटेड ना हो, कुछ भी हो, कंसिडरेशन आया तो डायरेक्ट सप्लाई गिना जाएगा विदाउट कंसिडरेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन हम देखेंगे बिजनेस रिलेटेड है, बिजनेस रिलेटेड नहीं है, बिजनेस रिलेटेड नहीं है तो वहीं पे बात खत्म, नॉट अ सप्लाई। बिजनेस रिलेटेड है, बिजनेस रिलेटेड आपको किस रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन के पास से मिला है तो वो सप्लाई हो जाएगा। और अनरिलेटेड पर्सन और जो डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है, अनरिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन के बिना किसी और के पास से विदाउट कंसिडरेशन मिला है तो वो सप्लाई में नहीं है, क्योंकि सप्लाई की डेफिनेशन के हिसाब से कंसिडरेशन होना ज़रूरी है और यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है। मैंने वही बताया कि प्रैक्टिकली बहुत कम पॉसिबल होगा, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो आ सकता है, वो एक ट्विस्ट मार्क रह सकता है, ठीक है। तो इस वजह से हमको रिलेटेड पार्टी समझने के लिए हमने रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन पढ़ा है, ठीक है। हाँ, डिस्टिंक्ट पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन बहुत एकदम इजी है। आपकी आप मान लीजिए रिलायंस, ठीक है, रिलायंस ये कौन से स्टेट में है इनकी कंपनी? आप बोलेगा पूरे इंडिया में है भाई, पूरे इंडिया का ऑलमोस्ट बहुत सारे मतलब मोर देन 10 कंट्रीज में है रिलायंस, तो आप किसी स्टेट में ऐसा नहीं पूछ सकते, ठीक है। एक यूनिट है गुजरात में, एक महाराष्ट्र में, एक पंजाब में, एक तमिलनाडु में और एक यूएसए में है, ठीक है। इतना इतना समझ लो। तो जो गुजरात का यूनिट होगा, महाराष्ट्र का यूनिट होगा, पंजाब का यूनिट है, तमिलनाडु का, यूएसए का, ये डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाता है। जो जो चीज़ें इंडिया इंडिया में है उसके लिए तो आपको अलग रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, सॉरी। गुजरात के लिए अलग रजिस्ट्रेशन, महाराष्ट्र के लिए अलग रजिस्ट्रेशन, पंजाब के लिए अलग रजिस्ट्रेशन, तमिलनाडु के लिए अलग रजिस्ट्रेशन, तो उसको बोलेंगे डिस्टिंक्ट पर्सन। और इन चारों के नज़रिए से ये जो यूएस वाला है उसको बोलेंगे एस्टाब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। ये चीज़ें हम रजिस्ट्रेशन में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। आपको सिर्फ ओवरव्यू देने के लिए मैंने बताया, उसमें बहुत सारे चीज़ें हैं कि जो जो एग्जाम्प्टेड गुड्स और सर्विस है वो उसके लिए करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट उसको हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। बट ओवरव्यू मैंने दे दिया कि इसको डिस्टिंक्ट पर्सन बोलते हैं और इसको एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। हमने जो ये यहाँ तक सप्लाई पढ़ा है, सेक्शन 7 सप्लाई तक जो पढ़ा है हमने, वो सप्लाई के बारे में, और उसको सप्लाई को और भी डिटेल में देने के लिए जीएसटी वालों ने 3 शेड्यूल निकाले। शेड्यूल 1 सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, शेड्यूल 2 क्लासिफिकेशन बिटवीन सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई सर्विसेज, और शेड्यूल डी नॉट अ सप्लाई। शेड्यूल 1 क्या कहना चाहता है कि हाँ विदाउट कंसिडरेशन है तो भी हम आपको मान लेंगे कि ये सप्लाई है। सप्लाई की डेफिनेशन में हमने देख लिया कि कंसिडरेशन होना ही चाहिए, बट शेड्यूल 1 ये दे रहा है कि आपके पास कंसिडरेशन नहीं है फिर भी आपको ये सप्लाई माना जाएगा। हमने इंपोर्ट में देखा कि विदाउट कंसिडरेशन अगर बिजनेस रिलेटेड और रिलेटेड पार्टीज है तो हम सब तो सप्लाई ही माना जाएगा। कि मान लीजिए कि किसी ने कंसिडरेशन नहीं लिया है फिर भी हम उसको मान लेंगे कि हाँ सप्लाई है, ठीक है। तो ये चीज़ है ना, ये चीज़ पूरे शेड्यूल 1 में दिया हुआ है, बट इसको मैंने अलग से क्यों रखा कि सारा इम्पोर्ट सर्विस का पूरा जो बल्क है मैं एक ही चार्ट में देना चाहता था, कि वो अलग अलग नहीं देना चाहता था कि शेड्यूल 1 में ये है, यहाँ पे ये एग्जम्पशन दिया है, बट पूरा जो इम्पोर्ट सर्विस है एक ही जगह पर है, इसीलिए मैंने यहाँ पर अलग से देखा। अदरवाइज ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट ये शेड्यूल 1 में दिया है कि कंसिडरेशन ना है फिर भी सप्लाई माना जाएगा। शेड्यूल 2 क्या है कि क्लासिफिकेशन बिटवीन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज ये दोनों चीज़ को हमको अलग करना पड़ेगा। कुछ कुछ ऐसा है कि वहाँ पे है थोड़ा सा डिस्प्यूट है कि ये गुड्स माना जाएगा सर्विस। आप बोलोगे कि इसको ज़रूरत क्या है इसकी, आपको गुड्स और सर्विसेज में बाइफरकेट क्यों करना है? बाइफरकेट नहीं करोगे आपको ये सप्लाई इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आगे जाके सीखोगे कि आप सिर्फ गुड्स या सिर्फ सर्विस का करोगे ना तो उसके लिए जीएसटी लेने का लिमिट अलग अलग है।
आप गुड्स सेल कर रहे हो तो आपके लिए 40 लाख लिमिट है, और आप सर्विस कर रहे हो तो उसके लिए 20 लाख लिमिट है। इसलिए थोड़ा सा डिस्प्यूट रहता है, फिर HSN कोड और रेट वाइज भी थोड़ा सा डिफरेंट है, वो अलग मैटर है। हम चाहते हैं कि ये शेड्यूल 2 है ना, ये कहता है कि ये चीज़ है, तो ये गुड्स है कि सर्विस है, उसका बाइफर्केशन दे रहा है। गवर्नमेंट ने खुद से दे दिया कि हाँ, आप लोगों को इसमें कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं खुद आपको बाइफर्केशन दे सकता हूँ। और शेड्यूल 3 इज़ इम्पोर्टेंट, नॉट अ सप्लाई। सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल होता है, फिर भी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये सप्लाई हम मानेंगे ही नहीं। भले ही वो गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में फॉल हो, सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल हो, बट फिर भी क्योंकि ये सब चीज़ें गवर्नमेंट यहाँ पे ऐसा है कि कुछ कुछ गवर्नमेंट है कि गवर्नमेंट का जो कोड है, उसका फीस और वो सब चीज़ें है कि, और कुछ कुछ चीज़ें हैं कि जो क्या है कि लाइफ लाइफ के लिए है, जीवन ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें हैं, तो उसको बोल दिया कि नॉट अ सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ तक अभी रखते हैं आज के लेक्चर में। और आप, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, सब समझ आया होगा। फिर भी एक मैं बात बोलना चाहूँगा कि जीएसटी बहुत ही ईज़ी सब्जेक्ट है, लॉजिक से पढ़ेंगे। अभी तो बहुत बेबी लेवल पे ये है, हमने उनको एकदम एक्सपांड एडवांस लेवल तक लेके जाएँगे। बट एक चीज़ आपको चाहिए, थोड़ा-सा रिवाइज़ करते रहिए। इतना रिवाइज़ करने के लिए आई डोंट थिंक सो कि 5 से 7 मिनट ही लगेंगे, 3 पेज हैं। तो रिवाइज़ कीजिए, रिवाइज़ करते रहेंगे ना तो जीएसटी पार बढ़ जाएगा आपके लिए। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।